मेरा नाम यश है। मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं जॉइंट फैमिली में रहता था, जहाँ मेरे मम्मी पापा, मेरी एक बहन और मुझसे छोटा मेरा एक भाई था। उसी घर में हमारे चाचा जी भी रहते थे। हम सभी एक दूसरे की बहुत इज्जत भी किया करते थे। कभी मेरे पापा और चाचा जी में किसी भी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, तो फिर उनके बच्चों में कैसे होता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों ने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपकी परवरिश की, वही लोग एक दिन आपको इस तरह भुला देंगे जैसे आप कभी उनके लिए कुछ थे ही नहीं। आज मैं आप लोगों को अपनी जिंदगी की सबसे दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी जो मुझे हर रोज अंदर से तोड़ती रही, जिसने मुझे इतना तोड़ दिया कि मैंने अपनी पहचान ही बदल डाली और फिर कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बेरहम हूँ। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। मैंने उनकी फिक्र नहीं की। घर का बड़ा बेटा होते हुए भी उनसे मुंह मोड़ लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने अपने आप को बचाया, और अगर ये बेरहमी है तो मैं बेरहम ही सही, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और आज इसीलिए आपको अपनी जिंदगी की कड़वी हकीकत सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी कहानी किसी को ताकत देगी और किसी को ये एहसास दिलाएगी कि वो अकेले नहीं है। जिन खून के रिश्तों ने प्यार की आड़ में आपको डस लिया हो। कुछ साल पहले की बात है, जब मैंने आखिरी बार अपने घर वालों से बात की थी, जब मैंने आखिरी बार अपने घर पर फ़ोन किया था। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं सोच रहा था कि शायद इस बार मम्मी मेरा फ़ोन उठा लेंगी, शायद पापा की आवाज़ सुनाई दे जाएगी, क्योंकि मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा और पहला बेटा था। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती थी, बल्कि पूरा परिवार ही मुझसे बहुत प्यार करता था। हर साल मेरी बर्थडे पर मम्मी मेरी पसंद का नाश्ता बनाया करती थी और मेरे लिए मेरी फेवरेट चावल की खीर बनाया करती थी। और सुबह उठते ही सबसे पहले मम्मी ही मुझे मेरे जन्मदिन की बधाई दिया करती थी। लेकिन अब जब से मैं उन लोगों से दूर हुआ था, तब से तो ना जाने कितने जन्मदिन निकल गए थे और मुझे कोई बधाई देने वाला नहीं था। मुझे लगा मेरे भाई बहन मुझे जन्मदिन की बधाई दे देंगे, लेकिन जैसा पिछले 6 सालों से होता आ रहा था, वैसा ही उस दिन भी हुआ था। फोन की घंटी बजती रही और फिर सीधे वॉइस मेल में चली गई। मैंने अपने आंसुओं को रोकते हुए एक मैसेज टाइप कर दिया था, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज के दिन तो कोई मुझसे बात कर लो। लेकिन वो मैसेज भी बाकी हजारों मैसेजेस की तरह पढ़ा तक नहीं गया था। उस दिन मैंने अपने आप से वादा कर लिया था कि बस अब और नहीं, अब मैं इस दुख को और नहीं सहूँगा और ख़ुद को उनकी नज़रों में ज़लील नहीं करूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दूँगा, अपनी पहचान मिटा दूँगा और फिर कभी वापस नहीं लौटूँगा। लेकिन आप लोगों को ये समझाने के लिए मैं इस मुकाम तक कैसे पहुँचा, मुझे अपनी कहानी की शुरुआत से सब कुछ बताना होगा। मुझे शुरुआत के दिनों में वापस जाना होगा, उन दिनों में जब मेरा घर सच में एक घर होता था, जब मेरे माता पिता, बल्कि मेरा पूरा ही परिवार हंसी खुशी और पूरी एकता के साथ अपना जीवन गुजार रहा था। और तब मुझे लगता था कि मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैं सबका लाडला था। मेरे सभी छोटे भाई बहन मुझे यश भाई कहकर पुकारते थे। तो मैं चलता हूँ आपको लेकर अपने बचपन के दिनों में, उस घर में जहाँ कभी मैं भी खुशी से रहा करता था। मैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मामूली से इलाके में रहने वाले एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिता कपड़ा कारोबारी थे। मेरे पिता और चाचा की कपड़े की दुकानें थीं। दोनों भाइयों का कारोबार एक साथ था। कारोबार में जितना भी प्रॉफिट होता था और जितनी भी कमाई होती थी, दोनों भाई आपस में बांट लेते थे। अब जबकि मैं जवान भी हो रहा था और घर में सबसे बड़ा भी था, इसलिए पापा मुझे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगे थे और मैं भी फ्री टाइम में उनके साथ काम में हाथ बटाया करता था। मैं पढ़ाई भी कर रहा था। अभी मेरा इंटर कंप्लीट नहीं हुआ था। मुझसे छोटे मेरे भाई का नाम अजय था, वो भी स्कूल में पढ़ रहा था। और सबसे छोटी मेरी बहन प्रियंका, वो भी पढ़ाई कर रही थी। चाचा जी के बेटे का नाम श्लोक था। श्लोक मुझसे पूरे 1 साल छोटा था और मुझे दुकान पर जाता हुआ देखकर उसे भी दुकान पर जाने का शौक चढ़ने लगा था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी।
हम सब बहन भाइयों के बीच भी बहुत प्यार था। हमने कभी श्लोक के साथ भेदभाव नहीं किया था। हम उसे बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह समझते थे, क्योंकि वो चाचा जी का इकलौता बेटा था। उसके बाद उनके यहाँ किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ। हम 100 गज के 2 मंजिला मकान में रहते थे, जहाँ नीचे वाले फ्लोर पर मेरे चाचा जी का परिवार था और ऊपर वाले फ्लोर पर हमारा। मम्मी और चाची के बीच भी आपस में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। हम सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पापा और चाचा दुकान पर जाते थे, मम्मी और चाची घर संभालती थी। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन हम अपनी मिडिल क्लास ज़िंदगी में बहुत खुश थे। मुझे अच्छी तरह याद है वो शाम, जब हम तीनों भाई छत पर बैठे पढ़ाई कर रहे थे, तो मम्मी ने प्रियंका के हाथ हमारे लिए चाय भेजी थी। चाय पीते समय अजय ने कहा, भैया आज आप हमें कोई हॉरर स्टोरी सुनाओ, बहुत डरावनी सी। मैं अक्सर उन लोगों को हॉरर स्टोरी सुनाया करता था। मैंने उस दिन भी उनको इतनी डरावनी कहानी सुनाई कि प्रियंका रोने लग गई थी। वो डर जाती थी और रोना शुरू कर देती थी, और फिर हम सब उसे देखकर हंसते थे। श्लोक थोड़ा गुस्से से भरा था। उसे जल्द ही गुस्सा आ जाता था, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था। वो छोटे बहन भाई की किसी हरकत पर तंग आ जाता तो उन्हें जल्दी से डांट दिया करता था, लेकिन मेरी हमेशा ही इज्जत करता था। बचपन से ही हम सब एक साथ खेलने आए थे, और प्रियंका, वो तो मेरी जान थी। मैं और गौरव एक ही कमरे में रहते थे और एक ही बिस्तर पर सोते थे। हम दोनों भाई अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में हमेशा बातें करते रहते थे। मुझे लगता था कि हम दोनों भाइयों का रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहेगा। मम्मी बहुत मेहनती थी। सुबह 5 बजे ही उठकर घर के सारे काम कर लेती थी और हम सभी भाई बहन के लिए नाश्ता बनाया करती थी। पापा और चाचा सुबह 7 बजे मार्केट जाकर दुकान खोल लिया करते थे, जबकि चाची श्लोक को स्कूल भेजने के बाद दोबारा से सो जाती थी और फिर 11 बजे उठकर घर के सारे काम करती थी। पापा थोड़े सख्त व्यवहार के थे, लेकिन प्यार करने वाले भी थे। वो चाहते थे कि हम सब पढ़े लिखे कुछ बने। मैं इंटर के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था। श्लोक हाई स्कूल तो पास कर चुका था और चाहता था कि वो दुकान पर भी खूब दिल लगाकर काम करे। पापा चाहते थे कि मैं दुकान के काम से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दूं, इसलिए मैं दुकान में बैठकर भी पढ़ाई किया करता था। श्लोक मुझसे हमेशा कहता था कि यश भाई, आप घर में रहकर पढ़ाई किया करो, आप यहाँ क्यों आ जाते हो। मैं उससे कहता कि जब तक नौकरी नहीं लग रही है और पढ़ाई पूरी नहीं हो रही, तब तक पापा और चाचा का हाथ ही बटा दूं। मैंने नोटिस किया था, अक्सर श्लोक मेरी इस बात को सुनकर खामोश हो जाता था और न जाने क्यों मुझे बातों ही बातों में दुकान से जाने का कहता था। श्लोक मुझे मेरे भाई से भी बढ़कर था। न जाने क्यों उससे मुझे एक अपनापन सा महसूस होता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। ये बदलाव इतने बारीक थे कि शुरू में मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया था। सबसे पहले मैंने देखा था कि मम्मी मुझसे बात करते समय थोड़ी बेरुखी हो गई थी। पहले जब मैं कॉलेज से आता था, तो वो मुझसे पूछती थी कि सारा दिन कैसा गुजरा, क्या सीखा, किसके साथ क्या बातचीत की। लेकिन अब तो वो बस इतना ही पूछती थी कि खाना खाओगी या नहीं। मैंने सोचा शायद वो थक गई हैं या कोई फिक्र है। मैंने उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर मैंने देखा कि पापा भी मुझसे कम बात करने लगे थे। वो कॉलेज से आने के बाद मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते थे और दुकान पर जाने के बाद बार बार कहते थे, भूख लगी है तो घर खाना खाने के लिए चले जाओ, पैसे चाहिए हों तो पैसे ले लो। वो मेरी ज़रूरत का बहुत ख्याल करते थे। लेकिन अब तो वो मुझे देखकर सीधा कमरे में चले जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते थे। यहाँ तक कि दुकान पर भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैंने एक बार उनसे दुकान पर पूछा भी था, पापा आपको क्या हो गया है, क्या आप मुझसे किसी बात पर नाराज़ हैं। तो उन्होंने बस इतना कहा कि नहीं बेटा, दुकान पर अब काम पहले जितना नहीं है, तुम दुकान मत आया करो। जितना काम होता है वो सब श्लोक संभाल लेता है। श्लोक तुमसे ज़्यादा समझदार है। मैंने कहा, लेकिन पापा मुझे दुकान पर आते हुए 2 साल हो गए। काम कम हो या ज़्यादा हो, दुकान तो हमारी अपनी है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। मेरी बात पर पापा गुस्सा होकर बोले, हाँ नहीं आ सकते और आइंदा यहाँ मत आना। मेरी नज़र अचानक श्लोक की तरफ गई तो मैंने देखा कि वो जैसे मन ही मन मुस्कुरा रहा है। चाचा जी भी मुझसे नज़रें चुरा रहे थे। मुझे दुकान पर अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हम लोग ही नहीं बल्कि वर्कर्स भी मौजूद थे,
जो आंखें फाड़ फाड़ कर हमें देख रहे थे। मैं पापा की बात मान गया और घर चला आया था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे उस समय हुआ था जब मेरे दोनों बहन भाई भी मुझसे दूरी बनाने लगे थे। गौरव ने छत पर आना ही बंद कर दिया था। श्लोक से जब भी मैं किसी बात को पूछता तो वो चिढ़कर मुझे जवाब देता था। हालांकि इससे पहले उसने कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन अब तो जैसे वो तीनों बड़े भाई की इज्जत करना ही भूल गए थे। चाची से भी अगर मैं कोई बात कहता तो चाची गुस्सा होकर कहती कि मुझसे मत पूछो, जाकर अपनी मम्मी से बात करो। मेरी प्यारी बहन, वो भी अजीब तरह से सलूक करने लगी थी। अक्सर रात को खाना खाते समय वो मेरे पास बैठकर मुझसे ढेर सारी बातें करती थी, लेकिन अब उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। बल्कि जब तक मैं घर में मौजूद होता था, वो मेरे सामने आती ही नहीं थी। मैंने एक दिन उसके पास जाकर पूछा, प्रियंका, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे नाराज हो क्या? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आया था कि आखिर मैंने क्या कर दिया है जो सबके मूड इस तरह से मेरे साथ बदले हुए हैं। मैंने अपने हुलिये की तरफ देखा, अपनी बातों का जायजा लिया। क्या मैंने कोई गलती की थी? क्या मैंने किसी को दुख पहुंचाया था? क्या मैंने कुछ ऐसा कहा था जो इन लोगों को बुरा लग गया हो? लेकिन मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं तो वैसा ही था जैसा हमेशा रहता था। फिर अचानक ये बदलाव क्यों हुआ? दिन गुजरते गए और ये दूरियां बढ़ती गईं। अब घर में खाना खाते समय भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। सब अपने अपने खाने में लगे रहते थे। जब मैं कुछ कहता तो या तो कोई जवाब नहीं देता था या फिर बस हाँ या ना में जवाब देकर बात को ख़त्म कर दिया जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इन लोगों के लिए खामोश वजूद बन गया हूँ, जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। यह एहसास बहुत दुखी करने वाला था। अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच मैं अकेलेपन का शिकार हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त ध्रुव को इस बारे में बताया था। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम अपनी फैमिली से सीधे सीधे पूछ क्यों नहीं लेते? उनसे बैठकर बात क्यों नहीं कर लेते कि आखिर मामला क्या है? मेरा दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहा था। मैंने उसकी बात मान ली थी और एक दिन शाम को जब पापा और चाचा दुकान से घर वापस आए तो मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे कहा था कि पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने थका हुआ सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या बात है? मैंने कहा, पापा, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? अगर की है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं माफी मांग लूंगा। पापा ने एक लंबी सांस ली और कहने लगे, नहीं बेटा, तुमने कोई गलती नहीं की। गलती तो हमसे हुई है। शायद हम तुम पर ज्यादा ही भरोसा करने लग गए थे। कोई बात नहीं, तुम बेकार में इतना सोच रहे हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पापा की बात समझ ही नहीं पाया था। मैंने कहा, लेकिन पापा, मुझे साफ साफ महसूस हो रहा है कि सब कुछ बदल गया है। आखिर क्या बात है? आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? जो भी बात है मुझे डायरेक्ट बताइए। आप में से कोई भी मुझसे बात नहीं करता। मेरे पास कोई बैठना तक पसंद नहीं करता। मम्मी भी रूखी रहती हैं और चाची भी हर बात का जवाब गुस्से में देती हैं। भाई बहन भी मुझे नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पापा ने मुझे घूरते हुए देखा और कहा, मैंने कहा ना कि तुम बेकार में ये सब कुछ सोच रहे हो। अब मुझे आराम करने दो। इतना कहकर पापा अपने कमरे में चले गए और मैं वहीं खड़ा रह गया था। इस समय उनके अंदाज में एक सख्ती थी जो पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। मैं मम्मी के पास आ गया। मम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैंने कहा, मम्मी, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया है? मम्मी ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, नहीं। मैंने फिर से पूछा, तो फिर आप सब मुझसे इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? मम्मी ने चूल्हा बंद किया, मेरी तरफ पलटी और कहने लगी, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। तुम अपने काम से काम रखो और हो सके तो अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। और हाँ, आइंदा अपने पापा की दुकान पर मत जाना। मैंने कहा, मम्मी, पापा भी मुझे दुकान पर जाने से मना कर चुके हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया। चाचा जी ने मेरी कोई साइड नहीं ली और तो और श्लोक का भी मूड खराब हो रहा है। आखिर दुकान पर जाने से ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई जो आप सब लोग मुझे वहां जाने से मना कर रहे हो? मम्मी ने फिर से कहा कि मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहती। उसके बाद मम्मी किचन से बाहर निकल गई और मैं अपने कमरे में आ गया था। न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इन सब का व्यवहार मेरे दिल को बहुत दुखी कर रहा था। गौरव कमरे में बैठा अपनी किताबें पढ़ रहा था। जब से सबके व्यवहार बदले थे, तभी से गौरव ने भी अपना बिस्तर अलग कर लिया था। भले ही वो मेरे साथ मेरे रूम में था, लेकिन अब अलग बिस्तर पर सोने लगा था। मैंने उससे कहा, गौरव,
कम से कम तुम तो बता दो कि क्या बात है। तुम तो मेरे भाई हो, मुझसे बात तो करो यार। गौरव ने अपनी किताबें बंद की और मुझे एक अजीब नज़र से देखा। फिर उसने कहा, भैया आपको पता है, हमारे पिता, हमारे दादा और उनके भी दादा, किसी ने भी कभी कोई गलत काम नहीं किया। हमारे पापा ने भी हमें अच्छे संस्कार दिए। लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गया। मैंने कहा, क्या बात है, तुम कौन से गलत कामों की बात कर रहे हो? मुझे खुलकर तो बताओ, क्या मैंने कोई गलत काम किया है? गौरव फिर खामोश हो गया और फिर थोड़ी देर बाद धीमी आवाज में बोला, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। तुम बस इतना समझ लो कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जवाब ने मुझे और भी ज्यादा परेशान कर दिया था। वो कौन से गलत काम की बात कर रहा था, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा शरीफ परिवार हमारा ही था। जिस परिवार के किसी भी सदस्य ने न कभी चोरी की थी, न कभी रिश्वत ली थी, न किसी गरीब का हक मारा था, न किसी के साथ बदतमीजी की थी। गौरव कौन सी ऐसी चीज के बारे में कह रहा था जो बताई नहीं जा सकती? उसका मतलब क्या था? क्या कोई राज था? क्या मेरे परिवार में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे नहीं बताया जा रहा था? मैं काफी समय तक सोचता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। कई महीने गुजर गए। पापा जो मुझे पहले मंथली पॉकेट मनी दिया करते थे, उन्होंने वो भी देनी बंद कर दी थी। घर में मेरी पसंद का खाना बनना बंद हो गया था। हालात और भी ज्यादा खराब होते गए। अब घर में मेरे साथ बिल्कुल भी बात नहीं होती थी। सब जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। जब मैं घर में दाखिल होता तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। जब मैं खाने की टेबल पर बैठता तो सब जल्दी जल्दी खाना खत्म करके उठ जाते थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बुरा इंसान हूँ। वो सब मुझसे दूर रहना चाहते हैं। मेरा दिमाग अपनी पढ़ाई पर भी नहीं लग रहा था। कॉलेज में भी मैं खोया खोया रहता था। दोस्तों के साथ भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। उनसे भी दूरी बना ली थी। मेरे दोस्तों ने भी मेरी परेशानी को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था। और एक दिन मेरे सबसे करीबी दोस्त ऋतिक ने मुझसे पूछ ही लिया कि क्या बात है यार, तुम पढ़ाई में भी वीक होते जा रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मैं उसको क्या बताता, इसलिए बस उससे इतना कह दिया कि हाँ सब ठीक है, बस मेरी तबीयत खराब है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट रहा था। अभी तक मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी। मेरा बीटेक का भी फाइनल ईयर चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी थी। मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। मैंने बहुत मेहनत की थी। पूरे शहर में मेरा नाम रोशन हो गया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने पूरे कॉलेज में टॉप कर चुका हूँ। मैं बहुत ही खुश हुआ था। ये खुशी जब मैंने अपने घर वालों को सुनानी चाही, तो मैंने सोचा कि शायद ये खुशखबरी सुनकर सबकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। शायद सब फिर से मुझसे बात करने लगेंगे। सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं घर पहुंचा और ज़ोर से बोला, मम्मी पापा, आपके बेटे ने आपका नाम रोशन कर दिया। मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। मम्मी किचन में थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। पापा अपना मोबाइल देख रहे थे। उन्होंने बस एक बार सर उठाया और फिर दोबारा अपना ध्यान मोबाइल की तरफ कर लिया। गौरव और प्रियंका अपने कमरे में थे। उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। मैं नीचे गया और मैंने चाचा चाची को भी ये खबर सुनाई, तो उन्होंने भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मेरी खुशी पल भर में गायब हो गई थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना अच्छा काम किया था, और मेरे अपने परिवार वालों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि शायद सच में इस घर में मेरा कोई वजूद नहीं था। शायद मेरा होना ही उनके लिए बोझ बन गया है। मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी और साथ ही एक पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी थी, ताकि अपना खर्चा खुद उठा सकूं। मैं नहीं चाहता था कि मुझे उनसे कुछ भी मांगना पड़े। घर का माहौल वैसा ही रहा। धीरे धीरे मैंने भी सबसे बात करना बंद कर दिया था। मैं सुबह उठकर नाश्ता करके कॉलेज चला जाता था और फिर नौकरी पर चला जाता था। शाम को थका हुआ घर वापस आकर सीधा अपने कमरे में चला जाता था। हम सब एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन मैं अब किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ समय के बाद मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, तो मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मैंने अपनी पहली सैलरी से मम्मी के लिए एक गिफ्ट खरीदा था, एक साड़ी। मैंने सोचा शायद साड़ी देखकर मम्मी खुश हो जाएंगी। मैं घर आया और मम्मी को वो साड़ी दी और कहा, मम्मी, ये आपके बेटे की पहली कमाई का पहला तोहफा है। आज मेरी पहली सैलरी आई है, ये स्पेशली आपके लिए है।
मेरी बात सुनकर मम्मी ने उसे बिना देखे ही एक तरफ रख दिया था और कहने लगी कि चलो अच्छी बात है, खुशी हुई, तुम्हारी नौकरी लग गई है। उसके बाद ना कोई प्यार ना कोई आशीर्वाद। मेरा दिल फिर से टूट गया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैंने अपनी कंपनी के करीब ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था और वहां शिफ्ट हो गया था। जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैं अलग रहना चाहता हूँ, तो किसी ने मुझे रोकने तक की कोशिश नहीं की थी। पापा ने बस इतना कहा था कि जैसा तुम्हारी मर्जी। मम्मी ने तो कुछ कहा ही नहीं था। बहन भाई ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया था। मैं अपना सामान पैक करके घर से निकल आया था और किसी ने भी मुझे विदा तक नहीं किया था। अपने नए फ्लैट में आकर मुझे थोड़ी राहत मिली थी। कम से कम अब मुझे वो तनाव भरा माहौल तो नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत दुखी था। मैं अपने घर वालों से प्यार करता था। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करें, मुझे एक्सेप्ट करें। इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन करना शुरू कर दिया था। हर हफ्ते मैं मम्मी को फ़ोन करता था, पापा को फ़ोन करता था, बहन भाई को फ़ोन करता था, लेकिन कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं करता था। सारी कॉल्स मेल में चली जाती थी। मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा शायद फ़ोन पर बात करना उन्हें पसंद नहीं, इसलिए मैंने मैसेज करने शुरू कर दिए थे। रोज़ मैं उन्हें गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज भेजता था। उन्हें अपने दिन के बारे में बताता था, अपनी नौकरी के बारे में बताता था, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता था। वो मैसेज पढ़े तक नहीं जाते थे। मैं देख सकता था कि उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे थे। ये और भी ज़्यादा दुखी करने वाला था। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई ख़ास मौका होने पर वो बात करेंगे। मम्मी पापा की एनिवर्सरी आई तो मैंने उन दोनों के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट खरीदा और कोरियर से घर भेज दिया। उसके साथ एक कार्ड भी भेजा था जिसमें मैंने लिखा था, मम्मी पापा आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। आपका बेटा यश। लेकिन कुछ दिनों बाद वो गिफ्ट वापस आ गया था। कोरियर वाले ने बताया था कि उन लोगों ने इसे लेने से इनकार कर दिया। मैं अपसेट हो गया था कि उन्होंने मेरा गिफ्ट तक नहीं लिया था। फिर भाई बहन की बर्थडे पर भी ऐसा ही हुआ था। उन दोनों की बर्थडे पर भी मैंने उनको गिफ्ट भेजे थे और वो भी वापस आ गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उन्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो मुझे इस तरह सज़ा दी जा रही थी। दिवाली आई, होली, दशहरा, नवरात्रि, किसी एक भी त्योहार पर किसी ने मुझसे बात तक नहीं की थी। सब लोग त्योहारों पर अपने परिवार वालों के साथ होते हैं। हर बार मुझे लगता था कि शायद इस बार वो मुझे बुला लें। मैंने उन्हें फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं आया। मैसेज किया, तब भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने आखिरी कोशिश के तौर पर घर जाने का फैसला किया। मैं दिवाली की शाम को घर पहुंचा। घर में रोशनी थी, रौनक लगी हुई थी। मैं दरवाजे तक गया और घंटी बजाई। अंदर से आवाज़ आ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने फिर घंटी बजाई, फिर भी कोई नहीं आया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और ज़ोर से कहा, मम्मी पापा, मैं यश हूँ, दरवाज़ा खोलिए। अंदर की सारी आवाज़ें एकदम से बंद हो गईं। फिर कुछ देर तक खामोशी रही। मैं वहीं खड़ा इंतज़ार करता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं समझ गया था कि वो जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो सब घर में हैं, लेकिन मुझे अंदर आने नहीं दे रहे। उस दिन मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया था। मैं वहीं दरवाजे के सामने बैठ गया और रोने लगा। पड़ोसियों ने देखा होगा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं किसी तरह अपने आप को संभालता हुआ वापस अपने फ्लैट में आ गया था। उस रात मैंने बहुत सोचा। मैंने सोचा कि शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। शायद मुझे समझ लेना चाहिए कि वो लोग मुझे भूल गए हैं, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उम्मीद बची हुई थी। मैंने सोचा कि नहीं, हार नहीं मानूंगा। वो मेरा घर है, मेरा परिवार है और मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं कोशिश करता रहूँगा और मैं कोशिश करता रहा था। अगले 3 साल तक मैं लगातार उन्हें फ़ोन करता रहा, मैसेज करता रहा, गिफ्ट्स भेजता रहा। हर बार वही नतीजा, कोई जवाब नहीं आया, कोई रिएक्ट नहीं दिया, कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। मैं घर भी कई बार गया था, लेकिन हर बार दरवाज़ा बंद ही रहा। कभी कभी सोचता था कि शायद वो कहीं चले गए हैं, लेकिन फिर मुझे पड़ोसियों से पता चला कि वो तो घर में ही हैं। उस दौरान मेरी ज़िंदगी में और भी बदलाव आए थे। मेरी नौकरी में मुझे तरक्की मिली और मैं ऊंची पोस्ट पर आ गया था। अच्छी सैलरी कमा रहा था। मैंने छोटे से फ्लैट को छोड़कर बड़ा सा फ्लैट ले लिया था। वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। बाहर से देखने में मेरी ज़िंदगी
बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अंदर से मैं खाली था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास मेरा घर नहीं था, मेरा परिवार नहीं था। मैंने अपने घरवालों को अपनी कामयाबी के बारे में बताया। मैंने सोचा कि शायद वो गर्व महसूस करेंगे या शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन फिर से कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने घरवालों के लिए पैसे भी भेजने लगा था। हर महीने में एक अच्छी खासी रकम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। मैंने सोचा था कि शायद इससे वो समझ जाएंगे कि मैं उनका ख्याल रखता हूँ, लेकिन वो पैसे भी वापस आ जाते थे। उन्होंने मेरे पैसे भी नहीं लिए थे। 4 साल गुजर गए थे, 5 साल गुजर गए, फिर छठा साल भी लग गया था। मैं अब इस अजीब रिश्ते का आदी हो गया था, जहाँ मैं अकेला ही प्यार करता था और दूसरी तरफ से सिर्फ खालीपन मिलता था। मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि तुम क्यों इतनी कोशिश कर रहे हो, जिसे तुमसे कोई मतलब नहीं, उनके पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन मैं उन्हें समझा नहीं पाता था कि परिवार का मतलब क्या होता है। मेरे लिए परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं था, ये प्यार का रिश्ता था। और मैं अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करता था, चाहे वो मुझसे प्यार करें या ना करें। लेकिन हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है, और मैं भी इंसान था। पूरे 6 साल हो गए थे मुझे इस तरह नज़रअंदाज किए हुए। 6 साल जिसमें मैंने अपना सब कुछ उन्हें देने की कोशिश की थी, और मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। मैं धीरे धीरे टूटने लगा। मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा था। मुझे हर रात नींद नहीं आती थी। मैं घंटों जागता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर मैंने क्या गलती की है। एक दिन मैं ऑफिस में था और अचानक मुझे एक घबराहट भरा दौरा पड़ा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मेरा सीना दब रहा था। मेरे साथी मुझे जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा तनाव और उदासी है। उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, मुझे किसी साइकेट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और बोला, यश, तुम खुद को सज़ा क्यों दे रहे हो? जो लोग तुम्हें नहीं चाहते, उनके लिए तुम अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो? लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ पा रहा था। 7वां साल शुरू हुआ, मेरी बर्थडे आई। मैंने घर फ़ोन किया, फिर से वॉइस मेल और फिर मैसेज किया, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। उस दिन मैं और भी ज़्यादा टूट गया था। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा हुआ था। अंधेरे में बाहर बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था और अपने आप से सवाल पूछ रहा था, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि मेरा अपना परिवार मुझसे नफरत करता है? क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया था जो इतनी बड़ी सज़ा के लायक था? क्या मैं इंसान भी हूँ उनकी नज़र में, या सिर्फ एक बोझ हूँ? क्या मेरा कोई मुकाम है, या मैं बस एक गलती हूँ जिसे वो भूल जाना चाहते हैं? मैं रोता रहा, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं डूब रहा हूँ, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, एक बहुत ही साफ ख्याल। अगर वो मुझे नहीं चाहते तो मैं भी उन्हें क्यों चाहूँ? अगर वो मेरा वजूद ही मिटाना चाहते हैं तो क्यों ना मैं सच में मिटा दूँ, लेकिन अपने आप को ख़त्म करके नहीं, बल्कि एक नई ज़िंदगी शुरू करके। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ यश नाम का कोई इंसान ही ना हो, जहाँ उस परिवार से मेरा कोई रिश्ता ही ना हो, जहाँ मेरी अपनी एक नई पहचान हो, नया वजूद हो। ये ख्याल मेरे दिमाग में जगह कर गया था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं इसी बारे में सोचता रहा। मैंने इंटरनेट पर देखा कि कानूनी तौर पर अपना नाम कैसे बदला जा सकता है। कानूनी फॉर्मेलिटी होती है जिन्हें पूरा करना होता है। मैंने सारी कार्यवाही समझ ली थी, लेकिन सिर्फ नाम बदलना ही काफ़ी नहीं था। मुझे अपनी पूरी पहचान बदलनी थी। मुझे वो सब कुछ छोड़ना था जो मुझे उस पुराने यश से जोड़ता था। मैंने एक प्लान बनाया। सबसे पहले मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया। मेरे बॉस हैरान रह गए थे। उन्होंने पूछा कि तुम इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? बस इतना कहा कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से दूसरे शहर जाना है। मैंने अपना फ्लैट खाली कर दिया, सारा सामान बेच दिया। मैंने कुछ ज़रूरी कपड़े और डॉक्यूमेंट्स रखे थे। फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, अपना ईमेल एड्रेस भी, और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दिया। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को एक मैसेज सेंड किया कि मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला रहना है, कृपया करके मुझसे कांटेक्ट मत करना। मैंने अपना बैंक अकाउंट भी बंद कर दिया था और एक नए शहर में नया अकाउंट खुलवाया था। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट कदम, मैंने कानूनी कार्यवाही शुरू की थी अपना नाम बदलने के लिए। मैंने एक वकील से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना नाम क्यों बदलना चाहते हैं। मैंने कहा कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं। उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किया और मेरी मदद की।
मैंने अपने पुराने नाम से एफिडेविट तैयार करवाया जिसमें लिखा था कि मैं यश गुप्ता अपना नाम बदलकर विनय रखना चाहता हूँ। हाँ, ये मेरा नया नाम था, विनय। मैंने ये नाम बहुत सोच समझ कर रखा था। मैं चाहता था कि मेरी नई जिंदगी अपनी मर्जी और अपने सपनों से ही बनी हो, बल्कि ना किसी की उम्मीद पर। अगले कुछ हफ्तों में सारी कानूनी कार्यवाही पूरी हो गई थी। मुझे मेरे नए नाम के डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे। सारे नए डॉक्यूमेंट में मेरा नाम विनय लिखा हुआ था। यश नाम का कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। मैं अपने शहर से निकलकर दूसरे शहर में चला गया, एक बिल्कुल नए शहर में जहां मुझे कोई नहीं जानता था। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट ले लिया। मैंने एक नई नौकरी ढूंढी। मैंने अपनी एप्लीकेशन में अपना नाम विनय लिखा था। मैंने इंटरव्यू दिया और मुझे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैंने वहां अपनी नई जिंदगी शुरू की। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा था। जब भी कोई मुझे विनय कहकर बुलाता था तो मैं चौंक जाता था। मुझे लगता था कि वो किसी और को बुला रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं इस चीज़ का आदी हो गया। मैंने खुद को सिखाया था कि अब मैं विनय हूँ। यश एक पुरानी याद है जिसे भुला देना चाहिए। अपने नए दोस्त बनाए और उनमें से किसी को भी अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। जब कोई मुझसे पूछता कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है, मैं बस इतना कह देता कि वो दूर रहते हैं और हम ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते। लोग मान लेते थे और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे। मैं इस नए शहर में खुश था। मेरी नौकरी अच्छी थी, मेरे दोस्त अच्छे थे, मेरा फ्लैट सुंदर था। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी भरी पूरी लग रही थी, लेकिन अंदर से अब मैं खाली हो गया था। रात को जब मैं अकेला होता तो वही पुराने सवाल मेरे दिमाग में आते थे। मैंने सही किया क्या? मुझे सच में अपना नाम बदल लेना चाहिए था। क्या मेरा परिवार कभी मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा? लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाता था कि उन्होंने पूरे 7 साल तक मुझे नज़रअंदाज किया था। 7 साल जिनमें मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी उनसे जुड़ने की, और उन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया था। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो इसमें गलत क्या है? मैं खुद को समझा देता और सोने की कोशिश करता था। 7 महीने और गुजर गए थे। मुझे इस नए शहर आए हुए मैं अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुका था। मैं अपनी नौकरी में अच्छा काम कर रहा था। मेरे बॉस मुझसे बहुत खुश थे। मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी दी गई थी। मैं हमेशा बिजी रहता था और इससे मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि बिजी रहने से मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मेरे पुराने मोबाइल पर एक कॉल आई। हाँ, मैंने अपना पुराना मोबाइल नंबर अभी भी रखा हुआ था, बस उसे ऑन नहीं करता था। लेकिन उस दिन मैंने गलती से उसे ऑन कर लिया था। कॉल आई और स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ था, मम्मी। ये देखकर तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 7 साल 8 महीने बाद पहली बार मम्मी ने मुझे फ़ोन किया था। मेरा हाथ कांप रहा था। मैंने फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन बजता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा हेलो, तो दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज़ आई, यश। बस इतना ही, मेरा नाम। मम्मी की आवाज़ में कुछ और था, कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। घबराहट, डर, पछतावा। मम्मी कुछ बोली नहीं, मैं बस सुन रहा था। मम्मी ने फिर से कहा, यश, ये तुम हो ना? मैंने धीरे से कहा कि जी मम्मी, मैं ही हूँ। ये सुनकर मम्मी की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने कहा, यश, तू कहाँ है बेटा? हमें तेरी बहुत याद आती है। हम सबको तुझसे मिलना है। मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, मम्मी, 7 साल बाद आपको अचानक मुझसे बात करनी है? आखिर आप लोगों को कैसी याद आ गई मेरी? मम्मी की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने कहा, यश बेटा, हमसे मिल ले, हमें तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछा, कौन सी ज़रूरी बात? 7 साल तक आपको कोई ज़रूरी बात नहीं थी मुझसे करने को, अब क्या हो गया? मम्मी ने कहा, बेटा प्लीज़ समझ लो कि हम बहुत बड़ी गलती कर गए, हमें माफ़ कर दो। अब प्लीज़ हमसे मिलने आ जाओ। तुम कहाँ हो? तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। अगर तुम उनसे मिलने नहीं आए तो वो तुमसे मिलने की तमन्ना अपने दिल में लेकर इस दुनिया से चले जाएंगे। आ जाओ ना बेटा। मैंने कहा, मम्मी मुझे सोने दो, मैं आपको कल कॉल करूँगा। और फिर मैंने फ़ोन काट दिया था। पापा की तबीयत के बारे में सुनकर मेरा दिल उदास हो गया था। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गया। मम्मी ने कहा था कि मुझसे गलती हो गई है। 7 साल बाद उन्हें एहसास हुआ था कि उन लोगों से गलती हुई है। मैं क्या करूं अगर उनसे गलती हुई है, या पापा की भी तबीयत खराब है तो? मैं सोच रहा था कि अब मुझे उनसे मिलना चाहिए या नहीं, क्या मुझे उन्हें माफ़ कर देना चाहिए।
मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा था। मैं जल्दी से ऑफिस से निकल गया और अपने फ्लैट में आ गया। मैं सोफे पर बैठ गया था और सोचने लगा कि अगले कुछ दिनों में मम्मी ने कई बार मुझे फ़ोन किया। हर बार मैंने फ़ोन काट दिया। फिर पापा ने फ़ोन किया, फिर गौरव ने, फिर प्रियंका ने। सब ने मुझे फ़ोन किया। सब मुझसे मिलना चाहते थे, सब मुझसे बात करना चाहते थे। मैं सोचता रहा, 7 साल तक एक बार भी इन लोगों ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अब अचानक से सब मुझसे बात करना चाहते हैं। क्या हो गया था? मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा, यश या विनय, जो भी तुम्हारा नाम है, तुम चाहो तो ये फैसला तुम्हें खुद लेना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमागी सुकून फिर से बिगड़ जाएगा तो मत मिलो। अपनी सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सोचा। मेरा दिल कह रहा था कि मैं उनसे मिलूं। शायद उनके पास कोई मुनासिब वजह हो, शायद कोई गलतफहमी हो, शायद पापा की कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब हो सकता है अब की बार सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन दिमाग कह रहा था कि जिन्होंने 7 साल तक तुम्हें नज़रअंदाज किया, वो अचानक तुम्हारी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? ज़रूर कोई खुदगर्जी है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। मैंने मम्मी को वापस फ़ोन किया। मैंने कहा, मम्मी, आप लोगों से मैं मिलूंगा, लेकिन अपनी शर्त पर। मैं वहाँ नहीं आऊँगा, बल्कि आप लोग यहाँ आएंगे। मम्मी ने जल्दी से कहा कि ठीक है बेटा, हम आ रहे हैं। मैंने कहा, सिर्फ आप और पापा आ जाइए, बाकी किसी को मत लाना। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुम्हारे पापा की कंडीशन वहाँ आने की तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी गाड़ी में बिठाकर उन्हें ले आती हूँ। मम्मी और पापा आ गए थे। मैंने उन्हें एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे फ्लैट का पता जाने। मैं कैफ़े पहुंचा तो मम्मी और पापा पहले से वहां पर बैठे हुए थे। मैंने उन्हें देखा तो मेरा दिल दुख से भर गया था। वो दोनों बूढ़े हो गए थे। सबसे ज़्यादा पापा। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए थे। मम्मी के बाल भी सफ़ेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। पापा की तो कमर ही झुक गई थी। मैं उनकी तरफ गया और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मम्मी ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ किया, लेकिन मैं पीछे हट गया। पापा की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पा रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे उन्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, आप रो क्यों रही हैं मम्मी? मम्मी कहने लगीं कि बेटा, हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने कहा, कौन सी गलती मम्मी? मम्मी ने पापा की तरफ देखा। पापा ने आंखें झुका ली थीं। मम्मी ने कहना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 7 साल पहले जब मैं घर छोड़ कर गया था, तो उससे कुछ समय पहले उन्हें श्लोक और चाचा जी ने बताया था कि मैं किसी लड़की के साथ घूमता हूँ और दुकान से कपड़े चोरी करके उस लड़की को गिफ्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा लेडीज़ कपड़े का काम था। श्लोक और चाचा जी ने मेरी शिकायत पापा से लगाई थी कि आपका बेटा दुकान से कपड़ा चोरी करता है, और इतना ही नहीं, कई बार तो उसने पैसे भी चोरी किए हैं। ये सब झूठ था। मेरे पापा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। वो लोग अक्सर मेरे पापा को मेरी गैर मौजूदगी में भड़काया करते थे। उनसे हमेशा यही कहते थे कि आपका बेटा दुकान पर इसलिए आता है ताकि वो यहाँ से माल गायब कर सके। मेरे पापा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, तो एक दिन उन्होंने दुकान के ही एक कर्मचारी से कहा कि ये चश्मदीद गवाह है, इसने अपनी आंखों से देखा है यश को एक लड़की के साथ मिलते हुए, और इस लड़की को यश दुकान से पैसे और कपड़े चोरी करके देता है। उस कर्मचारी का नाम मोहन था। उसने मेरे पापा को बताया कि मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है यश भैया को यहाँ से कपड़े चोरी करते हुए, और एक बार तो मैंने उन्हें गले से पैसे चुराते हुए भी देख लिया था। तो उन्होंने कहा था कि इस बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हें दुकान से निकाल दूंगा। मोहन ने बताया कि मैं डर गया था, इसलिए आपको कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि यश साहब की पोल खोल सकूं। ये सब सुनकर मेरे पापा बहुत उदास हुए थे। जैसा कि मैं अपनी कहानी में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे परिवार में किसी ने भी दूर दूर तक चोरी नहीं की थी, और जो चोरी करता था उसे गुनहगार समझा जाता था। उसके माता पिता की परवरिश पर उंगली उठाई जाती थी। उसके माता पिता को गलत कहा जाता था। ये बात पिताजी ने मेरी गैर मौजूदगी में घर पर बताई, और घर में सब लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया था, और फिर धीरे धीरे सब मुझसे नाराज़ रहने लगे। मम्मी पापा को लगा था कि अगर वो लोग मुझसे नाराज़ रहेंगे तो मैं धीरे धीरे सुधर जाऊंगा। मैं मम्मी की सारी बात सुन रहा था। मैंने कहा, लेकिन मम्मी, मैं किसी लड़की के साथ नहीं घूमता था।
वो झूठ था। आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं, और ना ही मैंने कभी कोई चोरी की, बल्कि मैं तो किसी लड़की के कांटेक्ट में ही नहीं था। ना कोई लड़की मेरी दोस्त है और ना ही मैं किसी लड़की को पसंद करता था। मम्मी ने कहा कि बेटा तुम ठीक कह रहे हो, तुम सच्चे थे। हमें बाद में पता चला कि श्लोक और तुम्हारे चाचा जी इस साजिश में मिले हुए थे। उन्होंने हमारी नज़रों में तुम्हें गिरा हुआ साबित कर दिया। वो यही चाहते थे कि तुम कभी दुकान पर ना जाओ और पूरी की पूरी दुकान श्लोक के नाम पर हो जाए, और मोहन को भी पैसे देकर उन दोनों ने झूठ बुलवाया था। तुम्हारे पापा के सामने हकीकत तो तब खुलकर आई जब 5 साल बाद तुम्हारे चाचा और श्लोक ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। तुम्हारे पापा के साथ बेईमानी की, दुकान और सारा कारोबार उन्होंने अपने हवाले कर लिया। गौरव ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो सका। तुम्हारे पापा दिन ब दिन बीमार पड़ते चले गए। हम तुम्हारे पापा की बीमारी में बिजी हो गए और इस बात का उन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। बेटा, अब हम अपने दूसरे वाले छोटे मकान में रह रहे हैं। उन लोगों ने तो हमें हमारे घर से भी निकाल दिया। वो बहुत ही लालची लोग निकले। उन्हें लगता था कि तुम एक न एक दिन कामयाब हो जाओगे और इस खानदान का बड़ा बेटा होने के नाते सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारे चाचा और श्लोक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें सबकी नज़रों में गलत साबित कर दिया। और फिर जब तुम घर छोड़कर जाने लगे तो उन्होंने हम सबको भड़काया और कहा, अगर वो यहाँ से जा रहा है तो जाने दो। मोहल्ले के लोगों में या किसी आस पड़ोसी को ये बात पता चली कि यश चोरी करता था तो हर कोई आपको दोषी ठहराएगा और आपकी परवरिश पर सवाल उठेंगे। बस इसी वजह से हम में से किसी ने भी तुमसे बात करने की कोशिश नहीं की। बेटा, हमें माफ़ कर दो। पापा जो कमज़ोरी की वजह से कुछ बोल नहीं सकते थे, उन्होंने भी अपने हाथ जोड़ लिए। मैं हंसने लगा, एक कड़वी हंसी। मैंने कहा, 7 साल तक आप लोगों ने मुझे नज़रअंदाज किया क्योंकि आपको शर्म आ रही थी। आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरा दिमागी संतुलन ख़राब कर दिया, मुझे इतना तोड़ दिया कि मुझे अपना नाम तक बदलना पड़ गया। और वो सब इसलिए था क्योंकि आप लोगों को मुझ पर शर्म आ रही थी। समाज आप लोगों पर उंगली न उठाए, इसलिए आप लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पापा रोने लगे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब तुम वापस चलो। मैंने कहा, आप लोगों को क्या लगता है कि मैं आपके साथ चलूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मम्मी कहने लगी, बेटा प्लीज़ हमारे साथ चलो, तुम्हारी बहन जवान हो गई है, हमें उसकी शादी भी करनी है, लेकिन हमारे पास उसकी शादी करने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पापा बहुत बीमार रहते हैं और गौरव की तबीयत भी बहुत ख़राब है, उसे गुर्दे की बीमारी है, उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। हमने सोचा कि शायद तुम हमारी मदद कर सको, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर मेरे अंदर कुछ फूट पड़ा था। मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, तो ये बात है, आपको मेरी ज़रूरत है इसीलिए आप यहाँ आए हैं। अगर आप सब लोग परेशान ना होते तो आप कभी मुझसे कांटेक्ट नहीं करते। मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, हम सच में तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, लेकिन गौरव को तुम्हारी ज़रूरत है, वो तुम्हारा भाई है और तुम्हारी बहन अभी तक कुंवारी बैठी है। प्लीज़ हमारी मदद करो। मैंने कहा, मेरे भाई बहन जिन्होंने 7 साल तक मुझसे बात नहीं की, मेरे पूरे परिवार ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, अब मेरी ज़रूरत है उन्हें। मैंने कहा, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर मैं वहाँ से चला आया था। मम्मी मुझे बुलाती रही लेकिन मैं नहीं रुका। कैफ़े से बाहर निकलकर मैं बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं अपने फ्लैट में आ गया और दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक रोता रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आए थे, बल्कि वो मुझसे मेरे भाई के लिए गुर्दा मांगने आए थे। उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, बस उन्हें अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी। मैं उनके लिए एक इंसान नहीं था, बस एक रास्ता था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत मुश्किल भरे गुजरे थे। मम्मी और पापा ने कई बार फ़ोन किया था, मैंने उठाया ही नहीं। उन्होंने मुझे मैसेज भेज दिया, मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मेरे भाई बहन ने भी मुझे फ़ोन करना शुरू कर दिया। गौरव ने कहा कि भैया प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ भैया। मेरा दिल बिगड़ने लगा। आखिरकार वो मेरा भाई था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि उसी भाई ने 7 साल तक मुझसे बात नहीं की थी। मैंने बहुत सोचा और कई रातों तक जागता रहा। आखिरकार मैंने फ़ैसला किया और मम्मी को फ़ोन किया। मैंने कहा, मैं आप लोगों की मदद करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहली शर्त, मैं सिर्फ़ टेस्ट करवाऊँगा कि मेरी किडनी मैच होती है या नहीं। दूसरी शर्त, अगर वो मिल जाती है तो मैं उसे दान करूँगा। इसके बाद मैं आप लोगों से कभी नहीं मिलूँगा। ये आखिरी बार होगा। तीसरी शर्त,
आप लोग मेरी पहचान को सीक्रेट रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने अपना नाम बदल लिया है। मम्मी मेरी सारी शर्तें मान गई थी। अस्पताल में टेस्ट हुए और जैसा डर था वैसा ही हुआ। मेरी किडनी गौरव के साथ बिल्कुल ठीक मिलती थी। डॉक्टर ने कहा कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। ऑपरेशन की डेट तय हो गई। मेरे घर वालों ने मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ ज़रूरी बातें की। ऑपरेशन हुआ, सब कुछ ठीक रहा। कुछ दिन तक तो घर वाले अस्पताल आते थे और मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। मम्मी रोती रहती थी, पापा भी माफ़ी मांगते थे। मैंने अपने पैसों से पापा का इलाज भी करवाया था, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरे पापा पहले तो ऐसे नहीं थे, जिस तरह अब उनकी सेहत खराब हो गई थी। जिस दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने का टाइम आया, मैं गौरव के पास गया और मैंने उससे कहा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया है, ताकि मैं खुद को आईने में देख सकूं। मैं तुम लोगों का बड़ा भाई था और सारी जिंदगी अपनी जिम्मेदारी को बड़ा बनकर निभाना चाहता था, मगर तुम लोगों ने मुझसे मेरा वो हक छीन लिया। अब अगर मैंने ये सब कुछ किया है तो सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए और इंसानियत के नाते किया है। प्रियंका बहुत रो रही थी और मुझे घर आने के लिए कह रही थी। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने शहर वापस आ गया। मेरे घर वालों ने काफ़ी दिनों तक मुझे फ़ोन किया, फिर धीरे धीरे फ़ोन आने बंद हो गए। मुझे लगा शायद अब वो समझ गए कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन फिर कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि मेरे भाई बहन मुझे ढूंढ रहे हैं। वो मेरे पुराने दोस्तों से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ। वो मेरी पुरानी कंपनी में गए थे और उन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन ली थी, लेकिन किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया था। कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि तुम्हारे घर वाले हमसे मिलते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो किसी को मेरे बारे में कुछ ना बताएं। उन्होंने मेरा साथ दिया। फिर मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने सोशल मीडिया पर भी मुझे तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मेरी पुरानी फ़ोटो पर लिखा हुआ था, हम यश गुप्ता को ढूंढ रहे हैं। अगर किसी को इनके बारे में पता हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताना। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया कि अब वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब मैं उनके पास था तब तो उन्होंने मुझे भगा दिया, अब जब मैं चला गया हूँ तो वो मुझे ढूंढ रहे हैं। एक दिन मम्मी ने मुझे मैसेज किया, शायद वो उनका आखिरी मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, मैं जानती हूँ बेटा कि तुमने अपनी पहचान बदल ली है। मैं जानती हूँ कि तुम हमें माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हमने जो किया वो गलत था, जिस पर हम हमेशा पछताएंगे, और हमें हमारी गलतियों की सज़ा मिल गई। लेकिन तुम खुश रहो, यही हमारी प्रार्थना है, यही मेरा आशीर्वाद है। मैंने वो मैसेज पढ़ा और उसके बाद 2 साल और गुजर चुके हैं। इस तरह मैं यश से विनय बन चुका हूँ। यश एक दूर की याद है जो कभी भी मेरे सपनों में आ जाता है, लेकिन हकीकत में मौजूद नहीं है। मेरी ज़िंदगी अच्छी है, मेरी नौकरी में मुझे और तरक्की मिल गई। मैं एक सीनियर मैनेजर हूँ, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मुझे सहारा देते हैं, और अब तो मैंने शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया। तानिया नाम की लड़की मेरी कंपनी में काम करती है, जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई और वो और मैं एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हैं। मैं अपनी शादी करूँगा, लेकिन अपनी फैमिली को उसमें शामिल नहीं करूँगा। मैंने तानिया को साफ बता दिया है कि मैं अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखता। इस बात से तानिया को कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ मेरे साथ खुश रहना चाहती है। मुझे एक दुख है जो कभी सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इस दुख के साथ जीना सीख लिया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।